स्टार्ट है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल। भारतीय आर्ट्स क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। और आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं ये गुप्ता एम्पायर है। और गुप्ता एम्पायर का ये मेरा तीसरा वीडियो है। अब तक हम लोग देखे गुप्त वंश में कि कितने शासक आए और कौन से शासक कौन से टाइटल लगाते थे, यानी उपाधि को धारण की। इसके बाद हम लोग देखे कि क्या गुप्त, ये जो टॉपिक देख रहे हैं, तो ये क्या गुप्त जो थे वो वैश्य थे या क्षत्रिय थे। तो हम लोग इस पर भी विस्तार से चर्चा किए थे कि किस तरह से जो है कि ब्राह्मण लोग को ज्यादा दान दक्षिणा मिलने के कारण इस गुप्त को जो है क्षत्रिय कहे। ठीक है, लेकिन अगर मूलतः देखे तो ये मूलतः जो है ये गुप्त, जितने भी गुप्त शासक आए तो सारे गुप्त शासक मूलतः जो है वो क्या थे, वैश्य थे। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में ये सब बात की चर्चा कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो इस वंश के पहले जो शासक हैं, राजा हैं, जिनका नाम श्रीगुप्त है। तो आज इन्हीं के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले श्रीगुप्त की बात कर ले तो श्रीगुप्त इस वंश के फाउंडर माने जाते हैं, यानी संस्थापक माने जाते हैं। याद रखेंगे, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त है। अब श्रीगुप्त से हम बहुत सारा प्रश्न जो है आपका रेलवे में, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यानी जितने भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या फिर जो बोर्ड के हैं, तो गुप्त से कई क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यूं बन जाएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त है। दूसरी बात, अगर श्रीगुप्त के बारे में हम लोग देखें तो श्रीगुप्त जिस जगह पर इस वंश की नींव रखे थे वो वंश, उस जगह पर पहले से कई वंश चले। जैसे अगर हम बात कर ले तो कुषाण और सातवाहन, याद रखें, कुषाण और सातवाहन। तो ये दोनों जो है गुप्त के पहले के फेज के ये सब वंश चले भी, उभरे भी, और उभरने के बाद ये सब वंश का जो है विघटन भी हो गया। तो आज जो हम लोग ये देख रहे हैं इंडिया का मैप, तो यहाँ हम आपको लगभग बता दें तो नीचे में तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ऊपर में जितना भी आप देख रहे हैं, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, ऊपर में एकदम पंजाब के एकदम लास्ट जो छोर है जम्मू कश्मीर से सटे हुए, और इधर उत्तर पश्चिम साइड में देख ले तो पश्चिम साइड में पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान तक का सीमा गुप्त का हो जाता है। तो अगर प्रॉपर एक गुप्त के बारे में कर ले तो गुप्त का विस्तार जो है उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक, और इधर ईस्ट साइड में देखे तो यूपी, बिहार, ये सब गुप्त का क्षेत्र था। अगर दक्षिण में बात कर ले तो ये तमिलनाडु का जो छोर था ये सब गुप्त के अंतर्गत में ही आता था। तो अभी जो हम लोग देखे कि सबसे पहले क्या स्टार्टिंग हुआ, तो ये इतना क्षेत्र में था नहीं। स्टार्टिंग हुआ था तो इसमें दो क्षेत्र थे, एक यूपी का और एक बिहार का। याद रखेंगे, जब श्रीगुप्त इस वंश की नींव डाले थे तो प्रारंभ में जो है ये दो राज्य थे भारत के, एक अभी मॉडर्न जिसको यूपी बोलते हैं और ये जो है बिहार है। तो ये दो गो आधुनिक यूपी यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, दो राज्य मिलकर के बना एक वंश की नींव डाला है, जिस वंश को कहते हैं गुप्त वंश। नींव कौन डाले थे, तो श्रीगुप्त थे। अब याद रखेंगे नींव डलाया कहां था, तो कहते हैं कि न्यू जो है यूपी में एक जगह था, जिस जगह का नाम आप लोग सुने होंगे, प्रयाग, इलाहाबाद के निकट में है, मेला भी लगता है। तो प्रयाग के पास में एक जगह है जिसका नाम है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी में ही इन्होंने इस वंश की नींव डाली। ठीक है, अब बात कर ली कि इनका उल्लेख कहां से मिलता है, श्रीगुप्त का उल्लेख मिला है कहां से। तो देखिए, पूना में स्थित एक प्रभावती का, याद रखेंगे, पूना में स्थित एक प्रभावती का ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। और उसी ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि यहाँ जो है, याद रखेंगे, कि इस गुप्त वंश की जो नींव रखने वाले पहले शासक हैं वो कौन है, तो याद रखेंगे श्रीगुप्त। अब बता दें ये प्रभावती कौन है, तो आगे जब पढ़ाएंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय आएंगे, और चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री है जिसका नाम है प्रभावती गुप्ता। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का नाम क्या है, तो प्रभावती गुप्ता है। और इनकी बात कर ले तो प्रभावती गुप्ता
याद रखेंगे इसी अभिलेख से, जो पूना में स्थित जो ताम्रपत्र अभिलेख है, इसी अभिलेख के अकॉर्डिंग अगर देखें, इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो कहते हैं कि प्रभावती जो गुप्ता था उसका विवाह, प्रभावती गुप्ता का विवाह वो रुद्रसेन से हुआ था। और रुद्रसेन जो थे वो वाकाटक के राजा थे, और इनके बाद वाकाटक के राजा थे, लेकिन वो ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए। अल्प शासन के बाद कहते हैं कि 290 में जो थे, इस प्रभावती गुप्ता के जो हस्बैंड हुए, पति हुए, वाकाटक नरेश, जिनका नाम था रुद्रसेन। तो ये वाकाटक नरेश रुद्रसेन की मृत्यु हो गई 290 में। अब गुजरने के बाद इनके 2 लड़के थे, प्रभावती गुप्ता के 2 पुत्र थे, याद रखेंगे। एक पुत्र का नाम दामोदर सेन, जो कि छोटा वाला लड़का है, और एक पुत्र का नाम जो था वो दिवाकर सेन था। कहते हैं कि बड़ा बेटा दिवाकर सेन जो थे वो कम समय में ही, यानी जब इसकी माता जिंदा थी, पिता की मृत्यु हो गए थे रुद्रसेन के, उसके बाद मृत्यु हो गई। और उसके बाद अगर देखें तो ये राज्य की संरक्षिका बनी, राज्य को चलाई, चूंकि हस्बैंड तो खत्म हो गए वाकाटक नरेश। अब पता चला कि इनका जो बड़ा बेटा था उसकी मृत्यु हो गई, तो छोटे वाले बेटे थे जिसका नाम था दामोदर सेन। तो दामोदर सेन अभी बहुत छोटे थे, मात्र 5-6 साल के उम्र के थे। तो वो तो एक राज्य के जो है, राज्य को चला नहीं सकते, राज्य का बादशाह नहीं हो सकते, तो बादशाह नहीं होंगे तो चलाएगा कौन। तो उस सिचुएशन में प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री अपने पिता की सहायता लेकर के अपने योग्यता पूर्वक कहते हैं कि ये गुजरात और महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सा को जीती, और वाकाटक क्षेत्र को बड़ा कर करके एक बड़े से साम्राज्य में राज्य भी की। ठीक है, तो याद रखना है, अब ये इतना बात याद रखना है कि प्रभावती गुप्ता जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। ठीक है, तो इसी के ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि इस वंश के नींव डालने वाले जो आदमी है, व्यक्ति है, जिनका नाम श्रीगुप्त है। तो देखिए श्रीगुप्त का नींव पता चला कि श्रीगुप्त है, नींव डाले हैं, लेकिन ये श्रीगुप्त का उल्लेख क्या श्रीगुप्त के रूप में था? नहीं। तो इनका जो नामकरण किया गया है वो आदिराज के रूप में किया गया है। याद रखेंगे, प्रभावती गुप्ता का पूना जो स्थित ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें आदिराज के रूप में श्रीगुप्त को ही दर्शाया जा रहा है, यानी श्रीगुप्त का उल्लेख है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आदिराज के साथ साथ कई एग्जामों में भी प्रश्न आते हैं, इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है। याद रखेंगे कि श्रीगुप्त की जो उपाधि है वो आदिराज भी है। अच्छा, इन्होंने जब वंश की नींव डाले तो टाइटल क्या लगाए? तो याद रखेंगे, पिछले वीडियो में भी बताएं, अभी भी बता रहे हैं कि इन्होंने महाराज की उपाधि धारण किया। याद रखेंगे, श्रीगुप्त किस चीज की उपाधि धारण किए थे? तो महाराज की उपाधि धारण किए थे। अब देखिए, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, महाराजाधिकार की उपाधि नहीं धारण की। तो महाराजा धीराज जो होता है वो इससे बड़ा टाइटल है। तो ये केवल महाराज की उपाधि धारण की, इनके पीछे रीजन बताते क्यों किया। अब आगे पढ़िएगा तो श्रीगुप्त को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है इस गुप्त वंश को। क्यों? रीजन क्या है? तो कहते थे कि गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत माने जाते हैं। गुप्त किनके सामंत हैं? कुषाणों के। अब देखिए, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि गुप्त किनके सामंत थे। ठीक है, तो बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें याद रखेंगे कि गुप्त जो थे वो फाइनली जो थे वो कुषाण के सामंत थे। आप इतिहास का फेज उलट करके देखिएगा तो इनसे पहले, गुप्ता एम्पायर से पहले जो थे वो कुषाण वंश ही चले थे। ठीक है, और कुषाण के विघटन के बाद गुप्ता आया। तो याद रखेंगे कि ये जो गुप्त शासक थे, खास करके ये जो श्रीगुप्त वगैरह जो थे, अभी भी कुषाण के ही सामंत है। तो देखिए, नींव तो डाल दिए, राजा भी है, लेकिन स्वतंत्र शासक नहीं है। ठीक है, तो स्वतंत्र शासक है ये नहीं है, तो क्या इनको हम इस वंश के वास्तविक संस्थापक कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। स्वतंत्र होना चाहिए ना भैया, तो ये स्वतंत्र नहीं है, अभी भी कोई, अब ये सामंत है कुषाणों के, तो कोई भी राज्य में बड़ा फैसला लेना हो, बड़ा डिसीजन लेना हो, या किसी प्रकार के कोई भी डिसीजन हो, तो ये दूसरे पर डिपेंड होते थे। तो जो राजा वंश चला रहा है, नए डायनेस्टिक की नींव डाल चुका है, वो एक सम्राट है,
और किसी दूसरा से अब बताइए कि अब दूसरे से हर बात का इजाजत लेकर के, हुकूमत लेकर के राज्य चलाए, तो वो स्वतंत्र शासक है? नहीं। इसीलिए याद रखेंगे, गुप्त वंश के संस्थापक तो माने जाते हैं लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाते हैं, याद रखिएगा। आगे की अगर बात कर ले तो श्रीगुप्त, एक जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, याद रखेंगे कि प्रभावती गुप्ते के अनुसार, इसका जो अभिलेख है, इसी अभिलेख के अनुसार पता चलता है कि पहले जो यहाँ आए इस वंश में आदिराज, और आदिराज का उल्लेख किसके रूप में किया गया है? तो श्रीगुप्त के रूप में किया गया है। ठीक है। इसके अलावे अगर हम लोग बात कर ले तो इस गुप्त वंश के क्या थे? संस्थापक थे। पहले का जो क्षेत्र था इसका, जिस समय श्रीगुप्त इस वंश की नींव डाले, मात्र 2 ही स्टेट आते थे, एक यूपी का और एक बिहार का। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ फिगर पे। और ये बाद में जो है प्रभावती अपना विस्तार किए थे। अब याद रखेंगे ये 2 क्षेत्र था, एक का नाम यूपी और एक का नाम जो है बिहार। ठीक है, नींव डलाया था प्रयाग के निकट कौशाम्बी में, और गुप्त की जो अब राजधानी होने वाली है बाद में, वो मगध ही होगी। ठीक है। अब आगे हम लोग सोचेंगे, अच्छा लास्ट जब फेज चलता है, जब खत्म हो जाएगी, ऐसे हम लोग यात्री का जितने भी इस गुप्त वंश में यात्री आने वाले हैं, आह्यान फह्यान जितने भी आए, तो वो यात्री का क्रम से एक वीडियो हम आप लोग को बना करके देंगे। अभी याद रखेंगे, एक यात्री है जिन यात्री का नाम है इत्सिंग। याद रखेंगे, यात्री का नाम क्या है? इत्सिंग। अब मन में सवाल आ रहा है, भाई यात्री कहाँ के थे? तो इत्सिंग एक चीनी यात्री है। याद रखेंगे, ये कैसा यात्री है? चीनी यात्री। और यही पुस्तक में, अपने पुस्तक में वर्णन करते हैं श्रीगुप्त के बारे में। इनके पुस्तक से पता चलता है कि इत्सिंग के अनुसार अगर बात कर ले तो उस समय चीन से जितने भी लोग आते थे यहाँ पर रहने के लिए, और यहाँ चूंकि पहले से ही आप लोग जानते हो कि भगवान बुद्ध से जुड़े बहुत सारे चीज बिहार में, यूपी में है। ठीक है, तो जितने भी इधर चीन से जो लोग आते थे ना, खास करके यात्री वगैरह जो यात्रा वात्रा करते थे, दर्शन वगैरह करते थे, तो उन चीनी लोगों के लिए श्रीगुप्त जो थे उस समय में एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनवाए थे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, याद रखेंगे, इत्सिंग के अनुसार ही कह रहे हैं। इत्सिंग कहते हैं कि श्रीगुप्त जो थे एक बिहार में विशाल मंदिर का निर्माण करवाए थे अपने क्षेत्र में। ठीक है, और उस विशाल मंदिर किसके लिए बनाए थे? तो चीनी लोगों के लिए बनाए, खास करके। और चीनी यात्री जो लोग थे उनका बढ़िया से जो है जीवन यापन हो सके, दिनचर्या चल सके, दिन गुजर सके, इसीलिए उन्होंने 24 गांवों को दान में दिए थे। याद रखेंगे, श्रीगुप्त जो थे वो 24 गांव को क्या दिए थे? दान में। अब मन में सवाल है कि गांव दान देने का मतलब क्या? तो गांव दान देने का मतलब कि गांव से जितना भी रेवेन्यू आने वाला है, राजस्व जो आएगा, कर टैक्स जिसको बोलते हैं, तो उसी कर से इन चीनी लोगों का भरण पोषण हो सके। समझ पा रहे बात? तो 24 गांव को दान में दे दिए ताकि चीनी लोगों के लिए आराम से भरण पोषण हो सके, मंदिर में रहे, हरे कीर्तन भजन वजन मारे, आराम से गांव से टैक्स वैक्स आवे, आराम से जीवन यापन चल सके। तो देखिए, मंदिर वाला सिस्टम अभी से शुरू हो गया है। अभी पहले शासक आए, पहले वंश आए जिनका कोई अते पते नहीं है, श्रीगुप्त। अब यही से हम लोग सुन रहे हैं कि मंदिर बन रहा है। अच्छा, इतिहास उलट करके पीछे आप चले जाइए, इससे पीछे तो आप लोग हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़े हैं। उसमें एक खासियत यही है कि वहां मंदिर का अवशेष नहीं, मूर्ति पूजा लोग करते हैं, मातृ देवी की पूजा करते हैं, कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वहां देवी देवताओं के लिए मंदिर का निर्माण ये उल्लेख कहीं नहीं है। तो मंदिर वाला जो सिस्टम अभी एक आओ, आपका क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जाता है कि इतिहास के फेज में मंदिर तेजी से बनने का जो प्रक्रिया है, मूर्तियों का जो आवास मोटा मोटी मान ले, तो वो गुप्त समय से ही शुरू हुआ। यही सब तो भाई इसकी विशेषता है, जिसके कारण इसको हम लोग गोल्डन एज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये हिंदू शासक है, याद रखेंगे, जो गुप्ता हम लोग डायनेस्टिक पढ़ रहे हैं, ये जो डायनेस्टी है एक प्रकार के हिंदू सम्राट यानी हिंदू वंश है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे यहाँ से मंदिरों का जो सिस्टम है वो भी शुरू हो गया। तो कई मंदिर अभी बनेंगे, आगे पढ़ाएंगे, भूमरा का मंदिर, बहुत सारे मंदिर। ठीक है, तो अब एक मंदिर बना, जिस मंदिर में चीनी लोगों के जीवन यापन के लिए श्रीगुप्त ने 24 गो गांव को जो है कि दान में दे दिए। ये उल्लेख कहां से मिलता है? तो ये इत्सिंग के अनुसार इनके किताबों में इस चीज का वर्णन किया गया। ठीक है,
तो इसके बाद अगर बात करें तो कहते हैं कि 280 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। और 280 ईस्वी के बाद इन्हीं का एक लड़का होता है, जिस लड़का का नाम होता है घटोत्कच। याद रखेंगे, घटोत्कच। तो घटोत्कच जो होते हैं वो किनके बेटे होते थे? तो वो श्रीगुप्त के बेटे थे। और श्रीगुप्त के बेटे घटोत्कच को श्रीगुप्त ने 280 एडी में, यानी 280 ईस्वी में इन्होंने अपने पुत्र को राजा घोषित कर दिया। याद रखेंगे। तो घटोत्कच का जो शासन काल अगर बात कर ले तो 280 ईस्वी से। देखिए, घटोत्कच के बारे में कोई ज्यादा जानकारियां है नहीं, चूंकि घटोत्कच कुछ किया ही नहीं। श्रीगुप्त के बारे में ये बहुत आपको जानकारी, इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है, नहीं तो कई पुस्तकों में आप पढ़िएगा, ये कई यूट्यूब पर वीडियो भी देखिएगा आप लोग। तो श्रीगुप्त के बारे में बस कहा जाता है कि पहले संस्थापक हैं और इनको वास्तविक संस्थापक नहीं माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक जो है वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, और वहीं से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया जाता है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे कुछ चीज थे जो हम आपको पढ़ाए हैं और दिए हैं, आप उसको देखें। हम इससे पहले 2 गुप्त पर वीडियो बनाए, उसको नहीं देखे तो उसको भी जा करके देखें। तब धीरे धीरे अगर इतिहास को एक क्रम से जोड़िएगा तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि अगर बात घटोत्कच की होती है तो देखिए, प्रभावती गुप्ता के पूना स्थित ताम्रपत्र में घटोत्कच और श्रीगुप्त दोनों का उल्लेख है। याद रखिए, घटोत्कच का भी और श्रीगुप्त का भी। देखिए, मजे की बात यह है कि इस अभिलेख के अनुसार, ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार, श्रीगुप्त को इसका पहला शासक मानने नहीं गया है। समझिएगा बढ़िया से, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा भैया। प्रभावती का हम क्या करें, बारीकी से सुनिएगा। प्रभावती गुप्ता के अनुसार आदि राज के रूप में केवल उल्लेख है, और इतिहासकार ये भी तय करता है कि जो आदि राज के रूप में उल्लेख है वो आदि राज कोई और नहीं, श्रीगुप्त है। प्रभावती गुप्ता में यह भी चीज सुनिश्चित कर दिया गया है कि इस गुप्त वंश का जो शासन का जो क्रम शुरू से हो रहा है वो घटोत्कच से हुआ है। सुनिए, तो गुप्त वंश प्रभावती गुप्ता के अनुसार अगर अकॉर्डिंग देखें तो गुप्त वंश की शुरुआती ही हुई श्रीगुप्त के बेटे घटोत्कच से। और ये घटोत्कच राजा कब बना? तो 280 ईस्वी में। ठीक है। देखिए, इन्होंने 280 ईस्वी से लेकर के और लगभग 319 ईस्वी तक शासन किए। और इनके दौरान ये कुछ नहीं है, बस आराम से खाए पिए पलर गए, कुछ शासन काल बढ़िया से किए ही नहीं। और इनके समय काल से कोई उचित जानकारियां नहीं मिलती है कि हाँ ये किए वो किए। तो मोटा मोटी ये जानकारी प्रभावती गुप्ता के अनुसार मिला है कि भाई ये पहले इन्हीं से शुरू हुआ है, ये गुप्त वंश के जो फेज है, गुप्त के जो शासक का क्रम है वो घटोत्कच से शुरू हुआ है। ठीक है। और घटोत्कच भी अपने पिता के तरह ही टाइटल लगाते थे। वो टाइटल क्या था? तो महाराज। ये भी केवल महाराज का ही उपाधि धारण किए। तो अभी 2 उपाधि भी आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों कौन सी उपाधि धारण किए थे? तो दोनों महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद जो राजा आएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करेंगे। और वो होगा एक स्वतंत्र शासक जो किसी पर निर्भर नहीं होगा। वो कुषाण उषाण अक शक किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। वो जितने भी डिसीजन लेना होगा, फाइनली डिसीजन लेना होगा, स्वतंत्र शासक कहलाएगा। और इस स्वतंत्र शासक होने के कारण ही उसको इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत हो गया। अब धन्यवाद, इजाजत लेते हैं आप सबसे। क्योंकि वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, मेरे पास कोई सिस्टम है नहीं वाईफाई से कि घुसेड़ दिए है ना, तो 2 GB 1 GB डाटा होता है, उसी से अपलोड करना होता है। वीडियो मेरा ज्यादा लंबा होता है। अगर आप लोग को इस तरह से रेगुलर इतिहास का सीरीज हम आपको पढ़ाए, आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हमको प्रोत्साहन मिले, अच्छा से अच्छा और बेहतर वीडियो हम बनाए, ताकि आपको घर पर बैठ कर करके ही एक हार्ड कंटेंट्स जो है आपको हम दे सके। धन्यवाद।